Hi investors, welcome to SOIC। तो आज फर्स्ट टाइम एवर ऑन दी SOIC चैनल वील बी एनालाइजिंग अ म्यूचुअल फंड। हम लोग एक पूरे जो म्यूचुअल फंड है उसको एनालाइज करेंगे। नेम ऑफ दिस म्यूचुअल फंड इज क्वांट म्यूचुअल फंड एंड इनकी जो डिफरेंट स्कीम्स है उनका एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड आया कैसे, 2018 में कैसे आया। देन सेकेंड थिंग वी लर्न कि क्वांट इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग होती है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती है और क्वांट इन्वेस्टिंग होती है। एंड क्वांट इन्वेस्टिंग में डिफरेंट क्या फैक्टर्स कंसिडर करे जाते हैं। थर्ड थिंग दैट वी विल लर्न इन द वीडियो टुडे इज कि इनकी जो स्कीम्स हैं वो किस बेसिस पे आपने अगर आप इनके बेंचमार्क्स देखेंगे उनको आउट परफॉर्म कर रही है एंड कितने से आउट परफॉर्म कर रही है। फोर्थ थिंग दैट वी विल लर्न टुडे इज विच विल बी अ यूनिक वैल्यू एड टू योर इन्वेस्टिंग जर्नी इज थिंक लाइक अ म्यूचुअल फंड मैनेजर। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आप जो फंड मैनेजर है उसकी फिलॉसफी को खरीद रहे हैं, आप उनकी फिलॉसफी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो थिंकिंग लाइक अ म्यूचुअल फंड मैनेजर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। एंड फाइनली व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। जैसे हम अपने स्टॉक एनालिसिस में थीसिस और एंटी थीसिस की बात करते हैं, यहीं पे हम बात करेंगे इस स्ट्रैटेजी के क्या प्रोज हैं एंड इस स्ट्रैटेजी के क्या कॉन्स हैं। टू स्टार्ट विद, तो ये म्यूचुअल फंड आया कैसे। तो 2018 में जो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड होता था तो दैट वाज एन AMC जिसका सिर्फ 235 करोड़ का AUM होता था। एंड 235 करोड़ का जो AUM था एंड छोटी AMC थी, तो AMC का लाइसेंस लेना इंडिया में मुश्किल है। तो क्वांट कैपिटल अक्वायर्ड इट इन 2018। तो जो आप इनके रिटर्न्स देखते हैं, जितनी भी स्कीम्स के आप रिटर्न देख रहे हैं, तो आप 10-year रिटर्न विल नॉट बी वैलिड टू चेक, क्योंकि एस्कॉर्ट्स की जो स्कीम्स हैं काफी सारी क्वांट के अंदर कन्वर्ट कर दी गई हैं। तो एक्चुअली में जो इनकी स्ट्रैटेजी का इंप्लीमेंटेशन है वो 2018 से स्टार्ट हुआ। तो 2018 से आपको इसका रिटर्न चेक करना पड़ेगा। एंड क्वांट कैपिटल यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ रिलायंस विच वाज ओन्ड बाय मिस्टर अनिल अंबानी। एंड 2018 के अंदर जो क्वांट स्ट्रैटेजीज है इन्होंने यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड ऑफरिंग है उसके अंदर देना स्टार्ट करी। सो दिस वाज हाउ द फंड हाउस वाज बॉर्न। पर क्वांट इन्वेस्टिंग होती क्या है, तो लेट्स लुक एट द रिटर्न्स ऑफ अ लॉट ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इनकी डिफरेंट स्कीम्स की रिटर्न देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स की रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर में अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड देखते हैं जो डायरेक्ट प्लान है तो इसका 56% का CAGR है। क्वांट एक्टिव फंड को देखते हैं तो यहाँ पे 35.56% का CAGR है। वेराज अगर आप क्वांट टैक्स प्लान को देखते हैं जो ELSS स्कीम है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका जो CAGR है 41.19% का है। फिर अगर आप क्वांट मिड कैप फंड का देखते हैं तो यहाँ पे 39% CAGR है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड का देखते हैं जो एक हाइब्रिड फंड है, इसका 30.68% CAGR रिटर्न है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो 42% CAGR है। एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देखते हैं तो दैट इज क्लोज टू 38.7 CAGR। तो इतना रिटर्न जो जनरेट हुआ है तो इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, दैट इज द पर्पस ऑफ टुडेज वीडियो। यहाँ पे सिंपली जो हम क्वांट के वन ऑफ द लाइक जो आजकल जैसे हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट में कहते हैं कि वॉरेन बफेट इज द लाइक फाउंडिंग फादर, या वॉरेन बफेट का बहुत हमें इमेज दिमाग में आता है जब भी हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। सिमिलरली जब आप क्वांट्स की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में किसकी फिगर आनी चाहिए, दैट इज समवन बाय द नेम ऑफ मिस्टर जिम सिमॉन्स। एंड इनकी एक बुक भी है, द मैन हू सॉल्व्ड द मार्केट्स। सो बेसिकली मिस्टर जिम सिमॉन्स इज द वॉरेन बफेट ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग, अगर आपको ऐसे समझना है। एंड अगर आप जिम सिमॉन्स के रिटर्न देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो यू विल बी एक्चुअली ब्लोन अवे। तो जिम सिमॉन्स की जो रिटर्न है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो इनका फंड है बाय द नेम ऑफ मेडालियन, तो यहाँ अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 66% का CAGR इनका रहे ऑलमोस्ट 1988 से 2018 तक। एंड अगर आप नेट ऑफ फीस देखेंगे, अगर आप फीस काट के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 39.2% का CAGR रहे ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लाइक फंड्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम लास्ट कुछ सालों की हिस्ट्री में देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग होती क्या है, तो क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होते हैं कि आप पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में, कौन से स्टॉक में, कौन सी थीम में या कौन सी मार्केट्स में भी, चाहे वो चाइना की मार्केट है, इंडिया की मार्केट्स है, US की मार्केट है, या कौन से फैक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी फैक्टर है, चाहे वो कंज्यूमर फैक्टर है, किस फैक्टर में बेसिकली देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग हाई
हायर रिटर्न्स। दिस इज द आइडिया ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग एंड जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का आइडिया है। तो क्वांट इन्वेस्टिंग होती है तो बेसिकली आपके सिस्टम्स होते हैं ना, सिस्टम्स में बेसिकली उनको डेटा फीड करते हैं एंड डेटा के थ्रू आप अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे कई लोग फ्रेमवर्क बना सकते हैं कि अगर आप बेंजामिन ग्रेम का फ्रेमवर्क देखते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग जिन्होंने एकदम बुक लिखी थी, कि उनका फ्रेमवर्क था कि सिंगल डिजिट पी में स्टॉक्स चाहिए एंड इतनी डिविडेंड यील्ड हो और इतने से वो ग्रो कर रहे हो। तो वहां पे अगर आप वो सिंपल फ्रेमवर्क डालते हैं अपने सिस्टम में तो आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे एंड उन स्टॉक्स के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। सिमिलरली अगर आप कोई ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस का फ्रेमवर्क बनाते हैं कि मेरे को ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो 25 की पी पे हैं और इस टाइम पे 25% अर्निंग्स की ग्रोथ आई है लास्ट 4-5 ईयर्स में, सिमिलरली अगर आप वैसा एक डालते हैं तो वहां पे सिस्टम में वो सारे स्टॉक्स का नाम आ जाएगा एंड ये जो आपने डेटा फीड करा उसके बेसिस पे सिस्टम आपको रिजल्ट देगा। सिमिलरली आप ऐसा और भी क्या कर सकते हैं कि अगर आपको सिस्टम को और एक्सपैंड करना है तो आप सिस्टम में सेक्टर की हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस डाल सकते हैं। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत सालों से अच्छा नहीं कर रहा तो वन ऑफ द सीक्रेट्स फॉर सक्सेस इन स्टॉक मार्केट्स इज इग्नोरेंस। जहां पे बहुत ज्यादा लोग ना गए हो, जहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते, वहां पे बहुत तेजी से पैसा बनता है। जैसे अगर आप अमाइंस के बिजनेसेस देखेंगे तो 2017 से 20 तक एकदम सॉफ्टनेस थी, बट 20 to 22 के बीच में दोनों ही जो बिजनेसेस थे अमाइंस के वो 15 to 20 बैगर बने, 10 बैगर तो आई थिंक मिनिमम ही बने। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस थी। तो सिमिलरली आप ये जो इग्नोरेंस है या जो वैल्यूएशन कहां सस्ती है ये भी आप अपने सिस्टम में फीड कर सकते हैं एंड सिस्टम आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके सामने जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनके नाम रखेगा, डिफरेंट कंट्रीज के इंडेक्सेस का नाम रखेगा कि कौन कौन से इंडेक्स सस्ते हैं। जैसे अगर आज आप एग्जांपल लेते हैं तो क्वांट फंड के जो मैनेजर हैं उनका रिसेंट इंटरव्यू भी आया था, तो ही अगेन सेड कि जो मेटल पैक है दैट शुड डू वेल। मेटल पैक क्यों अच्छा कर सकता है? बिकॉज चाइना का रीओपनिंग हो रहा है एंड चाइनीज इकोनॉमी एंड चाइनीज मार्केट्स कहां से लिंक्ड है। अगर आप हैंगसेंग का एग्जांपल देखते हैं तो हैंगसेंग इंडेक्स का इस टाइम पे जो पी रेशियो 10.3 टाइम्स के आसपास चल रहा है एंड वहां पे कुछ सालों से पैसा भी नहीं बना लास्ट 2-3 ईयर्स से। अगेन इग्नोरेंस एंड अगेन जब चाइना का रीओपनिंग हो रहा है तो क्योंकि आपका मेटल का कंजम्पशन बढ़ेगा सो मेटल पैक इन द शॉर्ट टर्म कैन डू वेल। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ द क्वांट सिस्टम वर्क्स। एंड जो क्वांट म्यूचुअल फंड की है, क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर आप पूरी स्ट्रैटेजी देखते हैं सो बेसिकली क्वांट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि डिफरेंट फैक्टर्स या डिफरेंट सेट ऑफ जो डेटा है वहां पे स्टोर किया जाता है एंड एट द एंड ऑफ द डे आप ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस को देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्विटी के ऑप्शंस को देखते हैं कि कहां पे इस टाइम पे कोई चीज सस्ती हो रखी है एंड कहां पे आप जाके वहां पे लिक्विडिटी एंटर कर रही है एंड यू कैन ऑल्सो प्ले इट इन द शॉर्ट टर्म। दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी ऑफ क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग। बट यहां पे अगर मैं एग्जांपल लूं आपके साथ कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो क्वांट म्यूचुअल फंड की क्या स्ट्रैटेजी है, तो इनकी स्ट्रैटेजी का जो नाम है इट इज नोन बाय द नेम ऑफ VLRT स्ट्रैटेजी। तो VLRT स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? दैट इज सिंपली पहली चीज ये जो देखते हैं दैट इज वैल्यूएशन, सेकंड चीज ये देखते हैं दैट इज लिक्विडिटी, थर्ड थिंग ये जो देखते हैं दैट इज रिस्क एपेटाइट एंड लास्ट थिंग जो ये देखते हैं दैट इज टाइमिंग। सो वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट एंड टाइमिंग। तो इनके फ्रेमवर्क का अगर आप यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं तो आप वेल्थ क्रिएशन के नीचे ग्राफ को देखना और वेल्थ डिस्ट्रक्शन के ग्राफ को देखना। तो वेल्थ क्रिएशन मैक्सिमम कब स्टार्ट होती है? जब वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। अगर आप पहले वाले में देखेंगे लिक्विडिटी अभी साइड लाइन्स पे, जैसे 2020 मार्च में होता, लिक्विडिटी साइड लाइन्स पे थी, लोग डर के बैठे हुए थे और रिस्क एपेटाइट नहीं था, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। या फिर जनरली क्या होता है, फिर डिस्पेयर एंड अपॉर्चुनिटी से अब रिकवरी बिगिंस, तो धीरे धीरे करके लिक्विडिटी आना चालू करती है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके वैल्यूएशन का बार फुल हो रहा है। फिर स्केप्टिसिज्म फेड होने लग जाता है कि एक्चुअली में अब रिकवरी आने लग गई है, देन दैट वैल्यूएशन बार और भी ऊपर चले जाता है एंड रिस्क एपेटाइट भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। फिर क्या होता है, करेक्शन आती है थोड़ी सी एंड देन फाइनली करेक्शन के बाद फिर एक रेजिंग बुल मार्केट होती है जब आपकी वैल्यूएशन फिर सस्ती हो जाती है बट लिक्विडिटी अभी भी एविडेंट है। फिर आपका यूफोरिया आता है that liquidity is also fully in, valuation is also fully in and risk appetite is also the maximum। ये जो यूफोरिया का स्टेज होता है इसी में बहुत सारे ओवर प्राइज्ड IPOs आते हैं। तो जो हम एक्चुअली में ऑब्जर्व करते हैं दिस इज व्हाट दे हैव क्रिएटेड इनटू अ सिस्टम। दिस इज द आइडिया ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग कि यूफोरिया के टाइम पे आप देखेंगे कंपनीज 50x प्राइस टू सेल्स के मल्टीपल पे IPO ला रही है, 100x प्राइस टू सेल्स के मल्टीपल पे IPO आ रही है, जैसे इंडिया के अंदर भी हुआ था। देन यूफोरिया के बाद क्या होती है, विच इज बट नेचुरल, दैट इज करेक्शन। तो ये इनका VLRT फ्रेमवर्क है। तो इनका जो VLRT फ्रेमवर्क है, फर्स्ट उसका जो एस्पेक्ट पकड़ते हैं दैट इज वैल्यूएशन, कि ये कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो वैल्यूएशन के अंदर लोग ये क्या करते हैं, दैट इज सिंपली दे यूज द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सिनेरियो, कि एक बेस बुल और लाइक जो बेयर सिनेरियोज बनाते हैं कंपनी का, प्रोबेबिलिटी ड्रिवन सिनेरियोज,
देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हैं कंपनी का कि कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लीन है नहीं है। फिर कैश फ्लोज देखते हैं कि कंपनी का कैपिटल एलोकेशन कैसा चल रहा है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे हैं। फिर वैल्यूएशन पैरामीटर्स, जो आपके ट्रेडिशनल वैल्यूएशन पैरामीटर्स, पी, प्राइस टू कैश फ्लो, ये सारी चीजें। एंड देन बेसिकली लेवरेज इन्वेस्टिगेशन की कंपनी बहुत ज्यादा कहीं लेवरेज तो नहीं है। सो दिस इज हाउ दे डू द वैल्यूएशन। बट वैल्यूएशन में वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इनके हिसाब से पी रेशियो इज परसेप्शन टू अर्निंग्स रेशियो, एंड परसेप्शन इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ व्हाट, लिक्विडिटी। तो इनके जो म्यूचुअल फंड के जो फ्रेमवर्क्स हैं, इनमें 2/3 ऑफ देयर स्टडी इज फोकस्ड ऑन लिक्विडिटी, कि पैसे की मूवमेंट कहाँ हो रही है, कि वेयर इज द मनी फ्लो गोइंग, एंड ओनली 1/3 इज अबाउट वैल्यूएशन। जिसकी वजह से मेरे को एक स्टैनली ड्रकनमिलर की बहुत फेमस सेइंग की याद आती है कि स्टैनली ड्रकनमिलर भी एक लेजेंडरी इन्वेस्टर कम ट्रेडर हैं जिन्होंने मार्केट्स को बहुत लंबे समय से बीट करा है। एंड वो बार बार एक चीज बोलते हैं कि मैं कभी भी वैल्यूएशन को यूज नहीं करता मार्केट को टाइम करने के लिए। मैं क्या यूज करता हूँ वैल्यू मार्केट को टाइम करने के लिए, दैट इज लिक्विडिटी, कि कब लोग आके उसको खरीदने लग गए। एंड वैल्यूएशन मेरे को क्या बताता है कि वो स्टॉक या कोई इंडेक्स या फिर वो एसेट क्लास कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं, लुकिंग एट द हिस्ट्री। बट मेजर कैटलिस्ट उनकी जर्नी या उनकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी में क्या रहता है, लिक्विडिटी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, रेलवे स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक थे बहुत लंबे टाइम से, पर जैसे ही लिक्विडिटी वहां पे आई तब जाके वैल्यू स्टार्ट्स मीटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यूएशन। सिमिलरली फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, सिमिलर ट्रेंड आप कुछ ऑटो एंसिलरीज में भी देख सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में भी देख सकते हैं। सिमिलरली वैल्यू तो है बट यहां पे खरीदने वाला कोई नहीं है। तो लिक्विडिटी स्टडी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द बायर एंड द सेलर, कि बायर्स क्या फोर्स में आ रहे हैं उसको खरीदने के लिए या नहीं। यहां पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस भी आता है एंड यहां पे हमारा स्टडी ऑफ फ्लोज एंड लिक्विडिटी भी आता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मतलब जो मेरे ओपिनियन में आई थिंक ये फंड भी कर रहा है इस टाइम पे। तो यहां पे सेकेंडली क्या कर रहे हैं, अगर इफ यू लुक एट द स्टडी ऑफ लिक्विडिटी, so basically over here they have multiple indicators which tracks the flow of money, कि बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इस टाइम पे, घट रहे हैं। एंड वन थिंग दैट दे मेंशन्ड ओवर एंड ओवर अगेन दैट द पास्ट डेकेड हैज सीन द राइजिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लिक्विडिटी एज अ रिटर्न ड्राइवर। नाउ एज वी एंटर अ मोर वॉलेटाइल फेज, ट्रैकिंग द फ्लो ऑफ फंड्स विल बिकम अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ है कि कंपनीज के जो रिटर्न्स बने हैं तो किस वजह से बने हैं, सिर्फ पीई की री रेटिंग से, माने परसेप्शन टू अर्निंग्स में परसेप्शन री रेट हो गया क्योंकि लिक्विडिटी बहुत सारी आ गई। बट एक्चुअली में अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे तो उतनी नहीं है। एंड दिस इज व्हाट दे बिलीव कि गोइंग फॉरवर्ड वर्ल्ड विल बिकम वेरी वेरी वॉलेटाइल, एंड ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग, इसकी इवन दो ये जो आपकी परसेप्शन टू अर्निंग्स की री रेटिंग हुई है, हो सकता है उसकी डी रेटिंग वापस स्टार्ट हो जाए। एंड लॉन्गर टर्म थीसिस क्या है इस फंड की कि वैल्यू विल इमर्ज, कि जो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ स्टॉक्स में, तो वैल्यू थीम विल इमर्ज एंड इट विल बीट द ग्रोथ थीम, जो ऑलरेडी हम देख पा रहे हैं कि लास्ट 1 to 2 ईयर्स में मार्केट में हो रहा है। बट हम जब प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो प्लीज आप उसको जरूर देखना, सिर्फ इतने से आप जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उस पे आप अपना कंक्लूजन ना बना लेना, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इन्वॉल्व, क्योंकि रिस्क तो हर एक फाइनेंशियल एसेट क्लास में होता है। तो यहां पे क्या थीसिस है कि वैल्यू विल इमर्ज, जो सेक्टर निग्लेक्टेड है दो सेक्टर्स विल इवेंचुअली डू वेल। सो दिस इज जस्ट वन आइडिया ऑफ स्टडी ऑफ लिक्विडिटी इंडिकेटर्स। ये कंट्री लेवल पे भी लिक्विडिटी इंडिकेटर्स को स्टडी कर रहे हैं। सो जैसे रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडिया, अर्जेंटीना एंड ब्राजील की मार्केट ने बहुत अच्छा करा है रिलेटिवली एज कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज इन 2022। तो चाइना एक निग्लेक्टेड जोन के अंदर है, माने कि यहां पे अभी लिक्विडिटी नहीं गई। सो अगेन दिस इज द स्टडी ऑफ फ्लोज एंड स्टडी ऑफ लिक्विडिटी, कि एज अ क्वांट जब आपके पास इतना डेटा सेट होता है तो आप क्या देख रहे हैं कि आप बिहेवियरल फाइनेंस को भी यूज करके, कि जहां पे जो एक चीज निग्लेक्टेड रह जाती है एंड वहां पे जब लिक्विडिटी आती है, सो अगेन इट स्टार्ट्स राइजिंग। बट ये जो स्ट्रेटेजीज है इसमें एक कॉन भी क्या रहता है कि इसमें चर्न काफी ज्यादा हो जाती है, एंड चर्न इज अ नेचुरल फ्लेवर ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो ये तो हमने बात करी कि उनकी जो VLRT स्ट्रेटेजी में वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, फिर देखते हैं रिस्क एपेटाइट। सो रिस्क एपेटाइट इज अगेन टाइड बैक टू लिक्विडिटी, बट रिस्क एपेटाइट में और भी क्या देखा जाता है कि रिस्क एपेटाइट में सपोज करते हैं कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनका एकदम फंडिंग होने लग गया विच डू नॉट हैव एनी प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल्स एज वेल। तो ऐसा कब होता है जब रिस्क एपेटाइट वर्ल्ड की सुपर हाई होती है, जब इंटरेस्ट रेट्स एकदम नेगेटिव टेरिटरी में या फिर बहुत ज्यादा 1 या 2% के आसपास होते हैं। सो दिस लीड्स टू द फंडिंग ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड, कि जहां पे कैश फ्लोस पता भी नहीं,
पता भी नहीं है कि आएंगे या नहीं आएंगे, बट बॉन्ड में पैसा फंसाऊंगा तो 1% मिलेगा, यहाँ पे डालूंगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद से एक हायर रिवॉर्ड पे ऑफ मिल जाए। बट रिस्क एज कंपेयर टू द रिवॉर्ड क्या मतलब है कि रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब यही है कि मैं रिस्क ज्यादा ले रहा हूं और रिवॉर्ड मेरा बहुत कम है, क्योंकि रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी इज कम। So this is again the study of risk appetite, which a lot of quantitative investors do. And मैं आपको ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो quantitative investing करते हैं. So this is about risk appetite. And final element is timing. And quant strategies believe that the markets can be timed. And because the markets can be timed, because it is about the study of the catalyst, that is liquidity and सस्ता valuation, and कौन सा factor इस time पे outperform कर रहा है, underperform कर रहा है. So quants actually believe that the markets can be timed. So this is the VLRT strategy. ये स्ट्रैटेजी ये अपने फंड्स में अप्लाई करते हैं. अब देखते हैं कैसे कैसे अप्लाई करते हैं. तो सिंपल चीज हम यहाँ पे इनका जो जो आपका चर्न रेशियो है, या जो आपका जो म्यूचुअल फंड्स का इनके टर्नओवर है वो देखते हैं. तो क्वांट एक्टिव स्मॉल कैप फंड का अगर आप मनी कंट्रोल पे जाके देखते हैं तो 97% का टर्नओवर रेशियो है. क्वांट मल्टी एसेट फंड का 135% का है. क्वांट कंजम्पशन फंड का ऑलमोस्ट 299% का है. माने पूरे साल के अंदर जो फंड है, माने उसकी जो होल्डिंग्स है 3 टाइम्स टर्नओवर हो चुकी है. माने मैंने स्टॉक खरीदा बेचा, स्टॉक खरीदा बेचा, स्टॉक खरीदा बेचा, तो 3 टाइम्स टर्नओवर हो चुकी है ऑलमोस्ट. एंड क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऑलमोस्ट 168% का टर्नओवर है. अगर आप यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक एग्जांपल देखते हैं, चेंजिंग टॉप 10, तो मार्च 2020 में मतलब आप देखेंगे यहाँ पे फार्मा कंपनीज थी, केमिकल कंपनीज थी, आईटी कंपनीज थी एंड डायग्नोस्टिक कंपनीज थी. बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी उस टाइम पे फेवर में थी एंड दीज कंपनीज वर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग द मार्केट. देन सितंबर 2020 में भी अभी बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज आई, यहाँ पे आईटी कंपनीज थी, फिर भी फार्मा कंपनीज थी, एंड यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज एंड केमिकल कंपनीज थी. देन मार्च 2021 में बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, फ्यू फार्मा कंपनीज एंड जो मेटल कंपनीज एंड आईटी कंपनीज थी. फिर नवंबर 2021 में क्या हुआ कि पूरा ही पोर्टफोलियो आपका चेंज हुआ. And now we see ITC as the largest holding in November 21, then real estate companies, then textile companies, then banks, and then जैसे आप देख सकते हैं फिर again 1 or 2 pharma companies and metals. एंड मेटल्स में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अपने फंड्स में स्पेशल सिचुएशन बेट्स भी लेते हैं. जैसे जब एस्कॉर्ट्स का जो एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आई थी, सो दैट इज अनदर बेट दैट दे टुक. देन वेदांता में भी जो स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आई थी, सो दैट वाज आल्सो अनदर बेट दैट दे टुक. सो दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ वैल्यूएशन कॉन्शियसनेस, एंड साथ साथ कि ऐसे जो स्पेशल सिचुएशन है दैट इज आल्सो व्हाट दे डू. इसके अलावा अगर आप देखते हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो अगेन रिसेंटली अगर आप इनका जो फंड देखते हैं कि लेटेस्ट फंड में क्या है, तो यहाँ पे अभी भी आईटीसी है, राइट. सो आईटीसी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, बैंक्स हैं, एंड देन आपके टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं, एंड देन आपकी मेटल कंपनीज हैं जिनकी होल्डिंग बढ़ रही है, जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, एंड देन फ्यू न्यूली लिस्टेड आईपीओज हैं लाइक आर्चियन केमिकल एंड बीकाजी फूड्स, एंड देन एक टीवी एंड मीडिया कंपनी भी है. पर अगेन आईटीसी का भी क्या एग्जाम्पल है कि एक्चुअली में जो आईटीसी का परफॉर्मेंस आया है, आज भी आईटीसी का 80 to 90% ऑफ द प्रॉफिट्स कम फ्रॉम द सिगरेट बिजनेस एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द लाइक एफएमसीजी बिजनेस या होटल बिजनेस. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सिगरेट कंपनीज का री रेटिंग हुआ है, टोबैको कंपनीज का री रेटिंग हुआ है. सो दिस इज अगेन अ फैक्टर टू कंसिडर कि पूरा फैक्टर अक्रॉस द वर्ल्ड चल रहा है, चाहे वो गॉडफ्राई फिलिप्स हो इंडिया में, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे वो बाहर वाली कंपनीज हो, चाहे फिलिप मॉरिस हो, चाहे ऑल्ट्रिया शायद से उसका नाम हो गया. बट ऑल ओवर द वर्ल्ड द टोबैको स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म्ड, क्योंकि निगलेक्ट था कि एक निगलेक्ट क्या था कि ईएसजी फंड्स इनकी सेलिंग कर रहे हैं. आईटीसी का भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे एडजस्ट करके आजकल, क्योंकि स्क्रीनर पे एक चेंज आया है, तो एफआईआई होल्डिंग आईटीसी में बढ़ गई है. सो अगेन फ्लो ऑफ लिक्विडिटी हैज कम इनटू आईटीसी एंड वैल्यूएशन तो सस्ती थी. सो अगेन इट्स अ स्टडी ऑफ वैल्यूएशंस एंड लिक्विडिटी, बट लिक्विडिटी कॉन्स्टिट्यूट्स 2/3 ऑफ द इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क. तो ये तो एक आइडिया है कि क्वांट इन्वेस्टिंग होती कैसे. एंड नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द फंड मैनेजर थिंक्स, बिकॉज इनका सिस्टम जैसे थिंक कर रहा है एक्चुअली आप उसी में इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप ऐसे सोचो तो. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि दैट दे हैव स्टडीड वॉलेटिलिटी एज अ डिस्टिंक्ट एसेट क्लास. तो वॉलेटिलिटी वर्ल्ड में लास्ट 10-12 ईयर्स में बहुत कम हो गई थी, बिकॉज जब भी कोई भी चीज खराब होती थी मार्केट्स में तो इंटरेस्ट रेट्स घटा दिए जाते थे या क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती थी, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा लीनियर हो गई थी. बट नाउ देयर थीसिस इज, अगेन ये मेरा थीसिस नहीं है,
उनका थीसिस है, अगर आप उनके मटेरियल जाके वेबसाइट पे पढ़ते हैं. नाउ देयर थीसिस इज दैट द वर्ल्ड इज अगेन बिकमिंग मोर वॉलेटाइल बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स अब पहले वाले नहीं रह गए. यूएस के अंदर देखते हैं तो 5% इंटरेस्ट रेट्स है. इंडिया में भी अगर आप देखते हैं तो सीनियर सिटीजन एफडी 8% पे चली गई है. कुछ कंपनीज अपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 13% पे इशू कर रही है. सो दैट इज एन एग्जाम्पल की इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए. सो दिस विल मेक द वर्ल्ड अ मोर वॉलेटाइल स्पेस फॉर इक्विटीज, जो पहले इक्विटी में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी इन द लास्ट डेकेड. सो अगेन दिस इज देयर थीसिस दैट दे आर प्लेइंग ऑन टू, एंड देयर थीसिस इज अबाउट वैल्यू. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हो, चाहे वो आपके कैपिटल गुड कंपनीज का एग्जांपल हो, या चाहे वो कैपेक्स थीम हो. सो अगेन दिस इज द आइडिया ऑफ वैल्यू इन द थीसिस ऑफ द फंड. बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है. So this was about the quant mutual fund and the different styles of investing strategies that they have. So pros and cons के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे क्या pros हो सकते हैं. तो पहला pro क्या है कि when volatility increases so maybe buy and hold investing doesn't work. So this could be a pro कि आपके पास एक systematic way of एक तरीका है जहाँ पे एक system आपके लिए काम कर रहा है. यहाँ पे कौन क्या हो सकता है कि वी हैवंट सीन द स्ट्रैटेजीज ओवर द ईयर्स, क्योंकि अभी इसका 2018 में इम्प्लीमेंटेशन था तो अभी सिर्फ 3 to 4 ईयर्स हुए हैं, माने 4 ईयर्स इसके कंप्लीट हुए हैं, अभी 5th ईयर में चल रहे हैं. सो ओवर द मार्केट साइकिल्स ये क्वांट सिस्टम कैसे चलता है, दैट इज समथिंग दैट इज टू बी ऑब्जर्व्ड. सेकेंड प्रो यहाँ पे क्या है कि अगर आप वैसे देखते हैं क्वांट्स को जो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते हैं या क्वांट सिस्टम लगा के चलते हैं, तो उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको टैक्सेस बहुत देने पड़ते हैं, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. बट क्योंकि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर ऐसे है कि म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि यू डोंट हैव टू पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. वो इन्वेस्टर को तभी देना पड़ता है जब हम यूनिट्स को रिडीम करते हैं. तो म्यूचुअल फंड्स कैन हैव अ हायर टर्नओवर बट लेसर टैक्सेस एज कंपेयर टू एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर. सो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर में अगर ये कोई चीज हो रही है, सो अगेन इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये एक्सपेरिमेंट 2028 या 2030 तक कैसा जाता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड को 10-12 ईयर्स तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्कीम कैसे जा रही है. बट यहाँ पे कौन क्या कि अगर आप यहाँ पे इनके फंड मैनेजर को देखते हैं, सो देयर फंड मैनेजर आई थिंक लाइक ही यूज्ड टू वर्क एट इन्फोसिस फिनिकल, बट ही इज मैनेजिंग सो मेनी स्कीम्स बिकॉज ऑफ द सिस्टम. एंड फंड हाउस का क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा ओरिएंटेशन है, तो ये कौन भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है क्या प्रोसेस या नहीं है. यानी यहाँ पे और क्या कौन हो सकता है कि बेसिकली अभी तो जब फंड हाउस स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1800 करोड़ के इन्होंने एसेट्स गैदर करे थे विद इन 2 to 2.5 years. अभी इनके अगर आप पूरी स्कीम्स में एसेट्स देखते हैं तो उसका एसेट्स हैव क्रॉस क्लोज टू 15,000 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं. सो एज द फंड्स कीप ग्रोइंग इन साइज इट विल ऑल्सो अट्रैक्ट कंपेटिटर्स, एंड कंपेटिटर्स आएंगे तो मे बी दे विल ट्राई टू कॉपी द सेम स्ट्रैटेजीज. एंड अगर स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा कॉपीड हो जाती है तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक विशियस साइकिल हो जाती है कि बिकॉज योर साइज हैज ग्रोन सो लार्ज तो आप उतने फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते. सो दैट इज अगेन अ कॉन दैट कैन हैपन. एंड ये कॉन हमने देखा जो मजेलियन फंड है जो जिम सिमॉन्स का है, तो उन्होंने उस फंड को फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया था बिकॉज द स्ट्रैटेजीज कैन बी डिप्लॉयड ऑन अ कैपिटल बेस. एंड अगर बहुत ज्यादा कैपिटल बेस आ जाएगा वेदर दो स्ट्रैटेजीज विल वर्क और नॉट, सो दिस कैन बी अ कॉन एंड इट इज रिमेनिंग टू बी सीन कि लार्ज स्केल में और भी कैसे काम कर सकते हैं. So if you love the analysis, just drop a loved it in the chat section below. And again a disclaimer that we are neither in pro nor against the fund. This is simply an idea कि आपकी तरफ एक non biased information कैसे लेके आई जाए and ये fund houses कैसे सोचते हैं and different schemes कैसे चलती हैं. If you also want to learn about how investing works, how mutual funds work, how to select mutual funds properly, gold में invest करना है नहीं करना, gold में क्या ways है invest करने के लिए, साथ साथ निफ्टी को यूज करके निफ्टी को कैसे बीट कर सकते हैं. Then you also want to learn about business analysis कि आप एक फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में सीखना है. एंड ऑल्सो यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू एक्टिवली फिल्टर स्टॉक्स. देन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी टीच यू इन वन SOIC membership. And if you want to become an SOIC member, the link is there in the description below. I hope you loved the video and hope to see you in the next session of SOIC. Jai.